हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संतोष चौबे। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्लास जब मैं शुरू करने वाला हूं तो मैं आपको ये बता दूं कि देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विथ देयर ड्रीम्स बिकॉज दे थिंक दैट दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने सपनों के साथ में समझौता किया है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी अंग्रेजी सही नहीं है और इस कारण से वे खास करके जो केंद्रीय स्तर की परीक्षा, जो सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं, उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह क्लास लेकर के आया हूं। इफ यू आर नॉट गुड फंडामेंटली इन इंग्लिश but you are laborious, you have dream and you fly with your dreams with me, then I am with you। कि यदि आप में अंदर मेहनत करने की क्षमता है और आप अच्छे विद्यार्थी हो, आप अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हो, तो मैं आपके सपने की उड़ान भरवाने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन आपको इसके लिए जिस प्रकार से मेहनत अन्य विषय में करते हो, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका सक्रिय सहयोग मिलता रहा तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत फायदा होने वाला है, आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति भी होगी। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें। आज ही हम लोग जो क्लास है वह है आपका इंग्लिश ग्रामर के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग जो आपका यह इंग्लिश ग्रामर है, कुछ लोग इसको ग्रामर पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको ग्रामर पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको ग्रामर पढ़ते हैं, तो कुछ लोग उसको ग्रामर पढ़ते हैं। तो वास्तव में व्हाट इज इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसका जो है वो सही इसका उच्चारण क्या है। देखिए, अगर हम बात करें तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ब्रिटिश एंड द पीपल ऑफ देयर कॉलोनीज। जो ब्रिटेन के लोग हैं और उनके जो औपनिवेशिक लोग थे, उन औपनिवेशिक देश के लोग थे, वहां पर मुख्य रूप से ये भाषा जो है बोली जाती है। तो हम लोग बात करें तो देखो, मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में दो प्रकार की अंग्रेजी बोली जाती है। एक अंग्रेजी वह है जो ब्रिटेन के लोग और उनके जो औपनिवेशिक देश हैं वहां के लोग बोलते हैं, वो ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं। और दूसरी अंग्रेजी है जो अमेरिका के लोग बोलते हैं। हालांकि अमेरिका भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, लेकिन अमेरिका के लोगों ने सारा सिस्टम खुद का बनाया और उन्होंने अपनी भाषा का भी सिस्टम अंग्रेजी मॉडिफाइड करके इसको बना दिया। तो एक तरफ आपका है यह जो आपका यह जो ग्रामर है या ग्रामर है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या, हम इसमें बार बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता दूं कि देखो, एक इंग्लिश तो आपकी है ब्रिटिश इंग्लिश, एक आपकी इंग्लिश है ब्रिटिश इंग्लिश, और जो दूसरी इंग्लिश है वह इंग्लिश है आपकी अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, दोनों में देखो जो अंतर है वो अंतर क्या है, वो अंतर है आपके प्रोनाउंसिएशन का और अंतर है आपके उनके उसका जो स्पेलिंग है। तो स्पेलिंग और आपके प्रोनाउंसिएशन दोनों में यहाँ पे अंतर आता है। लेकिन जो ग्रामर है या ग्रामर है, इसका दोनों ही जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण है ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर। इंडिया जो भारत का एक 200 सालों तक कॉलोनी रहा, तो यहाँ पर हम लोग इसका उच्चारण करते हैं ग्रामर, इसका उच्चारण करते हैं ग्रामर। और अमेरिकन इंग्लिश में इसका उच्चारण किया जाता है ग्रामर, ग्रामर। अब यहाँ पर सवाल है कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अमेरिकन इंग्लिश है
वहाँ पे इसका उच्चारण ग्रामर होता है। चूंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश से हमारा कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो किया जाता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से इसका उच्चारण करना हम इंडियंस में सही नहीं है। मतलब हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर इसका सही उच्चारण नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर आ गया, भारत के लोग जो ग्रामर प्रयोग करते हैं, ग्रामर, तो यह सही है कि नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, IPA। 1886 में इसकी स्थापना की गई थी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और यह क्या करती है? ध्वनि के सही उच्चारण पर काम करती है। तो यह संगठन का यह कहना है, इस संगठन ने जो एक स्टैंडर्ड बनाया है उसमें इन्होंने कहा कि जब अगर आर किसी भी शब्द के लास्ट में आएगा तो उसका उच्चारण वहां पे नहीं किया जाएगा। तो मतलब कहने मतलब यह है कि जैसे मान लो टीयर है तो टीयर का जो उच्चारण है या प्रोनाउंसिएशन होगा टिया होगा। इसी प्रकार से जो ग्रामर है इसका उच्चारण ग्रामर के रूप में ना हो करके इसका उच्चारण चाहिए ग्रामर। तो ग्रामर, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सही प्रोनाउंसिएशन है वह है ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर। तो याद रखो कि ग्रामर सो हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ग्रामर। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर या व्याकरण क्या है। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी भी वर्ड के बारे में सही से जानकारी लेनी हो, उसकी परिभाषा जाननी हो, उसका जो है भावार्थ जानना हो, उसका शब्दार्थ जानना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टडी अबाउट इट्स एटिमोलॉजी। सबसे पहले आपको उसकी शब्द व्युत्पत्ति के बारे में बात करनी चाहिए। शब्द व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि यह इसका रूट वर्ड क्या है, यह कहाँ से आया। तो जो ग्रामर है यह वास्तव में आया हुआ है एक ग्रीक टर्म से। यह एक यूनानी भाषा के शब्द से आया है, और यूनानी भाषा का जो शब्द है यह शब्द है ग्रामेटिका, ग्रामेटिका, ग्रामेटिका। और ग्रामेटिका मतलब होता है आर्ट ऑफ लेटर्स, आर्ट ऑफ लेटर, आर्ट ऑफ लेटर। मतलब जो वर्ण है, वर्णों की कला, वर्णों की कला। तो वर्णों की कला में क्या है, मतलब हमारे वर्ण से हम लोग बोलते भी हैं, वर्ण से हम लोग लिखते भी हैं। तो जो हमारे बोलने और लिखने की जो कला का अध्ययन है, एक प्रकार से हम उसको कह सकते हैं शाब्दिक आधार पर ग्रामर। तो उसको शाब्दिक आधार हम ग्रामर कह सकते हैं। तो आप यह कह सकते हो कि ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या है? तो इट इज set of rules, it is set of rules by which we can speak and write in correct form, सही तरीके से बोलने या लिखने के लिए जिन नियमों के समूह का प्रयोग किया जाता है, उन नियमों के समूह के अध्ययन को हम लोग ग्रामर कहते हैं। उसको हम लोग ग्रामर कहते हैं। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर मतलब हो गया कि नियमों का समूह है जिसके द्वारा हम सही तरीके से लिखते हैं और बोलते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया कि सही तरीके का मतलब क्या है, कि जो मैं लिख रहा हूँ स्पीक एंड राइट इन करेक्ट फॉर्म, तो करेक्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो मैं बताना चाहूंगा कि बोलने या लिखने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। क्यों जरूरत नहीं होती है? आपको मैं यहाँ पर उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखो एक छोटा सा बच्चा है, he even not know the Z of the grammar, वो ग्रामर का जी तक भी नहीं जानता, लेकिन वह बोल लेता है, वह बोलता है। इसी प्रकार से रिक्शा वाले को जानते हो, ये वह इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, वह निरक्षर है, इसके बावजूद भी वह फराटे के साथ में अपने नेटिव लैंग्वेज को बोलता है। उसकी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ में, बड़े कंफर्ट लेवल से वो बात करता है। तो मैं बताना चाहूँगी बोलने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से लिखने की बात हो
तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी है कि आपको वर्णों के बारे में जानकारी है, तो आप वर्णों के इसके माध्यम से भी टाँव टाँव, काँव काँव, चाँव चाँव, पाँव पाँव कुछ भी लिख सकते हो आप। वहाँ पर भी, यहाँ पर भी ग्रामर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू राइट इन करेक्ट फॉर्म, अगर आप उसको सही तरीके से लिखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन द करेक्ट फॉर्म, यदि आप सही तरीके से बोलना चाहते हो, देन सम रूल्स आर रिक्वायर्ड, वहाँ पर कुछ नियमों की जरूरत होती है और वहाँ पर आ जाता है ग्रामर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रामर इज सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी कैन स्पीक एंड राइट इन द करेक्ट फॉर्म। हमें सही तरीके से बोलने या लिखने के लिए कुछ नियमों के समूह की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग ग्रामर कहते हैं। और यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करें इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अब देखो, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका ग्रामर है, इसमें मुख्य रूप से आपके पास क्या है, तो आपके पास यहाँ पर हो गया कि बोलना और दूसरा हो गया लिखना। बोलना और लिखना, तो एक हो गया आपका एक आपका हो गया स्पीच, एक आपके यहां पर हो गई स्पीच और दूसरी यहां पर हो गई राइटिंग। अब मैं बताऊं, देखो कि जो स्पीच है, जो बोलना है, इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया है, इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज, या हिंदी में कहते हैं इसको भाषा। बोलने का जो हमारा तरीका है, इसको भाषा कहते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू almost 6500 languages are being spoken all over the world। दुनिया में इस समय लगभग 6500 प्रकार की भाषाएं जो है वो बोली जा रही हैं। तो बोलने का जो तरीका है उसको हम लोग भाषा कहते हैं। बट एज फार एज राइटिंग स्टाइल इज कंसर्न, इट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। जहां तक लिखने के तरीके की बात है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लिपि कहते हैं। और यदि हम लोग दुनिया के एक संस्था की बात करें, तो उसके हिसाब से कुल मिलाकर के 293 लिखने की जो है वह कलाएं हैं, 293 जो है लिपियां हैं। तो कुल मिलाकर के 6500 भाषाएं और आपकी 293 लिपियां। इन्हीं में से एक भाषा है जिसका नाम है इंग्लिश या अंग्रेजी, और हम लोग इसी के बारे में, इसी का ग्रामर जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए, आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक भाषा है, और इस इंग्लिश भाषा को जिस तरीके से लिखा जाता है स्टाइल में, उस स्टाइल का नाम है रोमन। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज एंड रोमन इज ए स्क्रिप्ट। रोमन इज द स्क्रिप्ट। इंग्लिश भाषा है जिसकी लिपि है रोमन। अब मैं बताऊं आपको कि जो इंग्लिश भाषा है यह कितना इंपॉर्टेंट भाषा है, जिसका अनुमान इस बात से लगा लो कि इफ वी टॉक अबाउट द ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात करें, तो 18.8% पीपल स्पीक इन इंग्लिश। 18.8% लोग हैं जो दुनिया में सबसे अधिक है, वे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द नेटिव लैंग्वेज। मैं यहाँ पर मातृभाषा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मातृभाषा की बात आप करोगे तो मंदारिन लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर स्पेनिश है, तीसरे पर अंग्रेजी और चौथे पर जो है हिंदी है। लेकिन हम बात करें कि पूरी दुनिया में एक या एक से अधिक जो लोग भाषाएं बोलते हैं, तो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह संख्या 18.8% है। जबकि मंदारन बोलने वालों की संख्या जो है 13.8, मतलब लगभग 14% है। हिंदी तीसरे नंबर पर है, जिसको 7.5% लोग जो है, पूरी दुनिया के 7.5% जो लोग हैं वह हिंदी आपको बोलते हैं। तो यह बताना चाहूंगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसको 88% बोलते हैं। और इस इंग्लिश भाषा को लिखने के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उस लिपि को हम रोमन कहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि रोमन लिपि भी दुनिया में सबसे अधिक लिखी जाने वाली लिपि है, चाहे वो जर्मन भाषा हो, चाहे हंगेरियन भाषा हो, चाहे बुल्गेरियन भाषा हो। यहाँ पे बताना मैं चाहूंगा कि दुनिया के 70% जो लैंग्वेज है, 70% जो भाषाएं हैं, वह रोमन स्क्रिप्ट में, रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ग्रामर में हम लोग यहाँ पर हमको बताना चाहूंगा कि हालांकि यहाँ पे हम लोग जिस पे हम फोकस करेंगे वो हमारी रोमन लिपि है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी अंग्रेजी जो एक भाषा है, उस भाषा को लिखने की जो लिपि रोमन है। तो हम लोग जो लिखते हैं उस लिखने की रोमन लिपि में हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लेटर या वर्म कहते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे बात करें तो रोमन आपकी स्क्रिप्ट है, उस रोमन स्क्रिप्ट में कुल मिलाकर के
26 आपके लेटर्स या 26 आपके वर्ण हैं। मैं बता दूं आपको कि जैसे अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषी वाले लोग जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। सिंधी भाषी के लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसी प्रकार से अवधी लोग, आपके अवधी भाषी लोग, भोजपुरी भाषी, राजस्थानी लोग, ये सब इनकी जो लिपि है वो लिपि आपकी देवनागरी लिपि है। भारत की 24 जो भाषाएं वाले लोग हैं वे आपकी देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दुनिया में मैंने बताया आपको कि दुनिया में 70% लोग हैं जो रोमन लिपि का प्रयोग करें। तो रोमन लिपि को लिखने के लिए जो वर्ण है वो जो लेटर है 26 लेटर। जैसे कि आपको, अगर आप देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर 11 स्वर और 35 व्यंजन के माध्यम से हम इसको लिखते हैं। लेकिन अगर हम फिर संस्कृत अगर लिखना चाहें, तो संस्कृत अगर भाषा लिखना चाहें तो वहाँ पर जो लिपि हो जाती है, और जो संस्कृत लिपि में लिखने के लिए जो देवनागरी लिपि हो जाती है, उस देवनागरी लिपि में आपको री 3 स्वर वहाँ बढ़ जाते हैं, और उस प्रकार स्वरों की संख्या वहाँ 14 हो जाती है। यही जब हम सिंधी भाषा का प्रयोग करते हैं तो सिंधी भाषा लिखने के लिए 16 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है, इस अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए जो रोमन लिपि है, उस रोमन लिपि में हम लोग 26 लेटर का प्रयोग करते हैं, और ये लेटर जो है ए से लेकर के जेड तक है। इन लेटर या जो वर्ण है, इनको सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। इनको सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। अब यहाँ पे सवाल यह है कि इसको हम लोग अल्फाबेट क्यों कहते हैं, इसका अल्फाबेट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अगर हम हिंदी में देवनागरी लिपि के में वर्णमाला की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो अक्षर उसको वर्ण कहते हैं, और वर्णों का जो समूह है माला, उसको वर्णमाला कहते हैं। फिर यहाँ पे इसको अल्फाबेट क्यों कहा गया, आइए हम लोग यहाँ पे बात करें। देखो, मैं बताना चाहता हूं कि जब रोमन लोगों ने अपने लिखने के लिए रोमन लिपि बनाई, उसके लगभग 600 साल पहले जो यूनानी लोग थे, उन्होंने भी अपने आप को व्यक्त करने के लिए, लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए, उन्होंने जो लिपि बनाई थी, उस लिपि का नाम है ग्रीक आपका स्क्रिप्ट या ग्रीक लिपि। उन्होंने जो लिपि बनाई उस लिपि का नाम है ग्रीक लिपि, और इस ग्रीक लिपि में कुल मिलाकर के 24 लेटर हैं। पहला लेटर इनका अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, इसी प्रकार से इनका जो है आपका डेल्टा, कप्पा, सिग्मा, और लास्ट का जो इनका लेटर, वह लेटर इनका लेटर जो है वो ओमेगा है। अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, इस प्रकार ओमेगा जो है इनका लास्ट लेटर है। इसमें 24 लेटर है, और चूंकि अल्फा बीटा इनका पहला लेटर, इसके कारण से इसको लोग अल्फाबेट कहते थे। और रोमन लोगों ने जब इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर, इससे प्रेरित होकर के इस क्षेत्र में काम किया, तो उन्होंने भी अपने वर्णमाला को उन्होंने अल्फाबेट कह दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो रोमन आपका लिपि है, उस रोमन लिपि में 26 लेटर हैं, और इन लेटरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर के समूह को हम लोग वो आपको कहते हैं स्क्रिप्ट, या इनका जो समूह है, इस समूह को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। अब यदि हम इस अल्फाबेट को डिवाइड करना चाहें तो इसके कितने डिवीजन हो सकते हैं? तो देखो, उच्चारण के आधार पर, जो प्रोनाउंसिएशन, उसके आधार पर इसको 2 वर्गों में बांट दिया गया। जो पहला वर्ग है, उस वर्ग में कुल 5 लेटर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और जो रेस्ट लेटर हैं वो दूसरे वर्ग में आ जाते हैं। तो आपका जो ए, ई, आई, ओ, यू का वर्ग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग, कुछ लोग उसको वावल और कुछ लोग उसको वॉवेल पढ़ते हैं। और दूसरा है आपका, कुछ लोग इसको कॉन्सोनेंट और कुछ लोग उसको कंसोनेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, ये भी आप देखते चलो। देखो, मैं बताना चाहूंगा कि जो या अगर आप इसको पढ़ते हो वोवेल, तो मैं बताना चाहूंगा कि यू आर प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, आप गलत इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वावल। यह जो है इसका वावल, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो पहला हो गया वावल। देयर आर 5 वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावल है। और जो अगर आप इसको पढ़ते हो कॉन्सोनेंट, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप यहां पर भी गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वह है कॉन्सेनेंट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सेनेंट।
कॉन्सोनेंट, याद रखिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है। तो यह हो गया वावल और ये हो गया कॉन्सोनेंट। तो मैं बताना चाहता हूं कि देयर आर 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, no word can be written in Roman script, Roman in English without the help of any vowel। बिना किसी स्वर के बिना हम कोई भी अंग्रेजी के शब्द नहीं लिख सकते, हम कोई भी अंग्रेजी के शब्द नहीं लिख सकते। उदाहरण के लिए जैसे आपने एंट लिखा, जैसे आपने लिख दिया बॉय, जैसे आपने लिख दिया गर्ल, जैसे आपने लिख दिया एप्पल। आप यहाँ पर देख लो कोई ना कोई वॉवल का प्रयोग यहाँ पे जरूर हुआ है। जैसे यहाँ पर ए एक वॉवल है, यहाँ पर ओ एक वॉवल है, यहाँ पर आई एक वॉवल है, यहाँ पर ई एक वॉवल है, तो यहाँ पर ए भी एक वॉवल है। तो यहाँ पर आप क्या देख लो कि एक या एक से अधिक वॉवल के बिना हम कोई भी जो इंग्लिश के टर्म है या शब्द है वो नहीं लिख सकते। लेकिन आप कहोगे कि सर जी अगर हम बात करें ट्राई की, यदि बात करें हम फ्राई की, तो यहां पर कहां है वोवल, यहां पर कहां वोवल है? तो यहां पर देखो मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर वोवल है, यहां पर वोवल है क्योंकि यहां पर वाई जो है वोवल के रूप में काम कर रहा है, वाई यहां पर वोवल के रूप में काम कर रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा कि दो ऐसे आपको इंग्लिश अल्फाबेट में दो ऐसे लेटर हैं जो आपको कभी कॉन्सोनेंट के रूप में काम करते हैं, कभी वोवल के रूप में काम करते हैं। इसको हम लोग सेमी वोवल कहते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। देखिए देयर आर 2 लेटर्स व्हिच आर कॉल्ड एज सेमी। सेमी मतलब होता है आधा, ठीक है, अर्ध, सेमी वोवल, सेमी वोवल। तो सेमी वोवल कौन कौन से हैं? तो यह आपका एक वर्ड हो गया W और दूसरा हो गया Y, W एंड Y, ये सेमी वोवल के रूप में काम करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि W जो है वो कब सेमी वोवल के रूप में काम करता है। तो W एज अ सेमी वोवल। सेमी वोवल का मतलब क्या होगा कि कभी यह काम करेगा कंसोनेंट की तरह, कभी काम करेगा वोवल की तरह। तो जैसे हम पहले कुछ वर्ड हम लोग ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लो, आप वर्ड ही ले लो, वर्ड, या आप ले लो वॉच, या आप ले लो वीच, या आप ले लो वाई। तो यहां पर अगर यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि देखो इसको सही समझने के लिए आपको इसको हिंदी में लिख लो, और जब आप इसको हिंदी में लिखोगे, हिंदी में जब देवनागरी लिपि में लिख लोगे तो वहां पे जो स्वर और व्यंजन है उसके हिसाब से आप इसका निर्धारण कर लीजिए और एकदम बिल्कुल आपको सटीक हो जाएगा। तो यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर हम वर्ड लिखें तो यह इस प्रकार से लिखेंगे वर्ड। यहां पर यह हो गया वॉच, यह हो गया आपका वीच, यह हो गया आपका वाई, यह हो गया वाई। अब सुनो, यहाँ पे W के लिए हम व का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर वा का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर वी का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर वा। आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि जो W है इसका प्रयोग यहाँ पर व्यंजन के रूप में हो रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर W को हम लोग जिस रूप में प्रयोग कर रहे हैं वह रूप इसका है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, या इसका प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट के रूप में यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे वो, मैं कहूँ आपसे वाओ, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर देख लो, अगर हम बात करें वो, तो यहाँ पर वो इस प्रकार से वो, इसी प्रकार से यहाँ पर वाओ, वाओ। अब देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे W का प्रयोग जो है वो यहाँ पे अ के रूप में हुआ, क्योंकि वो ओ तो हो गया वो, और यहाँ पर अ हो गया वो, या वाऊ यहाँ पर ऊ, ये क्या है? ये आपका है एक प्रकार से स्वर, यह स्वर है। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी में भी इसका प्रयोग जो कर रहे हैं वह वावल के रूप में प्रयोग इसका कर रहे हैं, वावल के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब W का प्रयोग किसी भी शब्द के आरंभ में होता है तो वह कंसोनेंट के रूप में प्रयोग में होता है, और जब इसका प्रयोग हम लोग किसी भी शब्द के अंत में करते हैं या बीच में करते हैं तो उसका प्रयोग जो है वावल के रूप में होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि when we use W in the start
of a word it is used as consonant। जब हम इसका प्रयोग किसी भी शब्द के आरंभ में करते हैं, W का प्रयोग आरंभ करते हैं, तो इसका प्रयोग कंसोनेंट के रूप में किया जा रहा है। और जब इसका प्रयोग हम लोग किसी भी शब्द के अंत में या फिर बीच में करते हैं, तो इसका जो प्रयोग होगा वह वॉवल के रूप में हो रहा है। इसी प्रकार से ये देखिए कि W जो है, सॉरी Y एज अ सेमी वॉवल, Y किस प्रकार से आपका अर्ध स्वर है, किस प्रकार से अर्ध स्वर है, तो यहां पर भी मैं बताना चाहूंगा कि आप इसको यहां पर कॉन्सोनेंट और यह आपका वॉवेल दोनों के रूप में इसका प्रयोग होता है। यहां पर भी हिंदी में इसको लिख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आपने लिखा YELLOWLO, इसी प्रकार से यह हो गया आपका ईयर। यहां पे जैसे आपका ट्राई हो गया, फ्राई हो गया, माई हो गया। अब देखो सुनो, यहां पर अगर आप एलो लिखोगे तो इस प्रकार से हिंदी में इसको लिखेंगे एलो, और ईयर में यह आपका ईर होता है, ईयर, इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग इसको। तो मैं यहां पर देखो बताना चाहूंगा कि यहां पर ये देखो यह वाई जो है कहां पे आया, यह वर्ड के शुरू में आ गया, तो यह वास्तव में यहां पर व्यंजन के रूप में प्रयोग हो रहा है। यहां पर ये शुरू में आया तो व्यंजन के रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब यह क्या आ गया, यह आ गया आपको शब्द के अंत में, तो यह इसको आपने लिखा ट्राई, इसको लिखा आपने फ्राई, इसको लिखा आपने माई। अब देखो यहां पर देख लो आप यहां देख सकते हो कि यहाँ पर ई क्या है, एक आपका स्वर है, ई क्या है, स्वर है। और इस प्रकार से वाई को जब हम लोग किसी भी शब्द के आरंभ में इस्तेमाल करते हैं तो वह इस्तेमाल होता है आपका कॉन्सोनेंट के रूप में, और जब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी शब्द के अंत में या बीच में, तो वह इस्तेमाल होता है आपका वॉवल के रूप में। इस प्रकार से हम लोग वाई को और आपके वाई के साथ साथ डब्ल्यू दोनों को हम सेमी वॉवल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि आपके ऐसे तो 5 वॉवल हैं और आपके 21 कॉन्सोनेंट हैं। तो यह जो वॉवल और कॉन्सोनेंट है दोनों मिल करके बनाता है अल्फाबेट। और वॉवल का मैं बता दूं क्या होता है कि ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जा सकता है। बट कॉन्सोनेंट कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवल। बिना वॉवल के साथ आके हम उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों में अंतर है। जैसे कि स्वर और व्यंजन होता है, उसी प्रकार से हम वॉवल और कॉन्सोनेंट है। चलो अब देखो मैं यहां पर आपको बता दूं कि यह तो बात हो गई। अब यहां पे बात है कि हम लोग जब हम लोग बात करेंगे अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट को मिलाने से क्या बनता है। तो जैसे हमने मिला दिया APPLE, तो बन गया एप्पल, यह बन गया एप्पल। अब यहां पर देखो ये क्या बना, यह बन गया एक शब्द या यह बन गया एक आपका वर्ड। किसी भी वर्ड की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसका सार्थक अर्थ नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं फोनीम। इसको हम लोग कहते हैं फोनीम। जो हम बोलते हैं, जो हम साउंड निकालते हैं, वो जो साउंड निकाल रहे हैं, वो साउंड जो है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि कभी कभी हम लोग वाई को, जैसे आपने, मैं उदाहरण दे दूं आपको, जैसे CH है, आपने लिखा यहाँ पर, यह होता है केमिस्ट्री। लेकिन आप इसको जब आप इसको इस प्रकार से लिख देते हो, तो यह आपका हो गया केमिस्ट्री। यहां पर इसका CH का जो है, सॉरी, तो देखो यहां पे जो साउंड है, तो साउंड को हम लोग की बात कर रहे थे। तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि जैसे हमने कोई भी आपके लेटर का समूह ले लिया, तो जो लेटर का सार्थक समूह अगर लिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्ड कहते हैं। अब जब आप जैसे एप्पल आपने लिखा, तो एप्पल में हमेशा इसको जैसे
एक जो है ए का उच्चारण कभी ओ के रूप में भी होता है, कभी ए के रूप में भी होता है ना। इसी प्रकार से आपका सी एच है, सी का उच्चारण कभी क के रूप में होगा, कभी जैसे सेफ है तो सेफ भी सी से स्टार्ट करते तो वहाँ पर स्व उच्चारण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो साउंड निकाले जाते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट में, तो यह जो साउंड है, यह जो साउंड है, इस साउंड का जहाँ पे अध्ययन करते हैं हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं, और इन साउंड को कहा जाता है फोनीम, इसको कहते हैं फोनीम। तो यहाँ पर आपको बताना मैं चाहूंगा कि एक तो होता है फोनीम, यह क्या हो गया, यह हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, किसी भी शब्द के सबसे छोटा, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उस छोटी इकाई को हम लोग फोनीम कहते हैं, इसको फोनीम कहते हैं। और यह जो बोलने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, इसकी संख्या आपकी 44 है, 44 से 44 है। और इसको हम लोग यदि वर्गों में बांटना चाहेंगे तो जो यह साउंड है 44 साउंड है, यह 44 साउंड में कुछ साउंड है जो आपके वोवल की तरह है, और कुछ साउंड है जो आपका कंसोनेंट की तरह है, कंसोनेंट की तरह है। और ये वोवल साउंड है आपका 20 और कॉन्सोनेंट साउंड जो है 24 है, कुल मिलाकर हो गया आपका 44। तो फोनीम जो है ये इसकी संख्या कितनी होती है, 44 होती है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं ध्वनिम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्वनिम। तो ध्वनिम क्या है, किसी भी शब्द के सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनिम कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जैसे आपने लिखा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में देखो यहाँ पर के सी एच जो है यह क्या हो गया, यह ध्वनिम हो गया। इसी प्रकार से लिखते हो बुक, बी डबल ओ के बुक, तो बी यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर फोनीम हो गया, के क्या है यहाँ पर फोनीम हो गया, ओ क्या है वहां पर फोनीम हो गया। इस प्रकार के कुल 44 ध्वनियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसी तरीके से बताना मैं चाहूंगा कि देखो जब हम लोग वर्ड को मिला देते हैं, तो वर्ड को मिलाने के बाद क्या जो वर्ड बनता है वो क्या होता है, वर्ड तभी बनता है जब उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। तो अगर हम किसी भी वर्ड की बात करें तो वर्ड में जो उसका एक सार्थक, जो उसका एक मीनिंगफुल पार्ट होता है, उस स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट को हम लोग मॉर्फीम कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंगफुल part of a word is called as morpheme, इसको मॉर्फीम, इसको हम लोग हिंदी में रूपीम कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि फोनीम और रूपीम में देखो क्या अंतर है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो फोनीम है वो अभी क्या है, साउंड की सबसे, जो हम साउंड निकालते हैं उसको, वह वर्ड की आपकी सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर हम रूपीम की बात करें तो यह भी छोटी इकाई है, लेकिन इसका निकलता है कोई शाब्दिक अर्थ, इसका जो है कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने लिख लिया जैसे आपने लिख दिया यूजुअल, तो यूजुअल मतलब क्या होता है, प्रायः। और यदि हम इसको लिख दें यहाँ पर अनयूजुअल, तो यहाँ पर देखो अनयूजुअल लिखने से क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि यूजुअल का जो अर्थ है वो बदल गया, वो हो गया कि जो यूजुअल नहीं है वो अनयूजुअल हो गया। तो यहाँ पर जो अन हो गया अनयूजुअल, यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा मॉर्फीम, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ड का पार्ट है जिसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। फिर आप बोलोगे कि सर जी अनयूजुअल तो एक वर्ड है, तो फिर वर्ड में और मॉर्फीम में अंतर क्या है। देखो वर्ड और मॉर्फीम में अंतर यह है कि कभी कभी मॉर्फीम के अर्थ निकलते और कभी कभी मॉर्फीम के अर्थ नहीं भी निकलते। जैसे उदाहरण के लिए जैसे आप लिखते हो लाइव, और लाइव के साथ में आप लिख देते हो लाइवली। अब देखो यहाँ पर एल वाई जो है, यहाँ पर इसका अर्थ तो निकल गया, मतलब हो गया कि जीवंत। लाइव का मतलब हो गया जीवन और लाइवली मतलब होता है जीवंत। लेकिन अगर हम बात करें अनयूजुअली, तो यहाँ पर देखो एल वाई जो है अन का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो यूजुअल नहीं है। लेकिन एल वाई का यहाँ पर क्या मतलब है, तो यहाँ पर एल वाई का जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कभी कभी मॉर्फीम के अर्थ नहीं निकलते, लेकिन अगर ये वर्ड होगा तो उसका सार्थक अर्थ निश्चित रूप से निकलेगा। तो ये आपका जो वर्ड है और जो आपका जो मॉर्फीम है, इस दोनों में ही अंतर है।
तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया कि भाषा की बात करेंगे तो भाषा में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आता है वर्ड। उस वर्ड का फिर क्या आ गया, उस वर्ड का आ गया प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का आ गया प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का आ गया प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। जब उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो यह वहां पर यह जो है वह फोनेटिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जब इस वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उस प्रोनाउंसिएशन में हम लोग जो वर्ड का सबसे छोटा रूप है उसका, उस वर्ड का जो उसका सार्थक निकलता है तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी या यहाँ पर इसको मॉर्फीम कहते हैं, मॉर्फीम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो वर्ड हो गया इसका प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन के साथ क्या हो गया उसका अर्थ, अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप जैसे कोई भी शब्द लिख रहे हो उस शब्द का अगर वाक्य में कोई अर्थ निकल रहा है तो वाक्य में उसका क्या अर्थ निकल रहा है इसका अध्ययन भी किया जाना चाहिए। तो इसका हम लोग अध्ययन जहां पे करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिमेंटिक्स, सिमेंटिक, इसको सिमेंटिक्स कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं। और इसको हिंदी में कहा जाता है आपका अर्थ विन्यास, अर्थ विन्यास, अर्थ विन्यास। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कहते हो कि ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है, तो यहां पर यह आपका कहा जाएगा कि इसका जो सिमेंटिक अर्थ विन्यास यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ कहा जाएगा सिमेंटिकली इट इज करेक्ट। लेकिन अगर आप लिखते हो ही राइड्स अ कार, ही राइड्स अ कार, तो आप कहोगे अर्थ तो यहाँ पर निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है कि वह कार चलाता है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो यह अर्थ विन्यास के इसको सही नहीं है, क्योंकि टू व्हीलर को हम लोग चलाते हैं, जो बाइसिकल है उसको चलाएंगे, उसको राइड किया जाएगा, और जो मोटर कार है उसको क्या, उसको ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सिमेंटिकली इट इज नॉट करेक्ट। तो सिमेंटिक्स का मतलब क्या होगा कि अध्ययन का वह विषय है जहां पे हम लोग किसी भी वाक्य में, किसी भाषा में शब्दों के जो सही अर्थ है उसका अध्ययन करते हैं। और चौथा होता है सिंटेक्स, मतलब होता है आपका वाक्य विन्यास। देखो जब वाक्य हम बनाते हैं तो वाक्य सही रूप में होना चाहिए। जैसे हमने बना दिया गोज राम, राम गोज मतलब होता है, इसका अर्थ हो गया जाना, और राम मतलब राम हो गया व्यक्ति है। लेकिन क्या यह सही है? लेकिन अगर हम वाक्य के रूप में प्रयोग करेंगे राम गोज तो यह सही हो जाएगा। तो जब हम लोग किसी भी वाक्य की रचना का सही अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, इसको सिंटैक्स कहते हैं, लिखते हैं सिंटैक्स, पढ़ते हैं सिंटैक्स। इस प्रकार से यह आपका हो गया सिंटैक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका भाषा है, भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, उसका वर्ड है, सब इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शब्दों से शुरुआत करेंगे और हम लोग की जो अगली क्लास होगी उस पर हम लोग ढेर सारे शब्दों के बारे में बात करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देखो अगर आपने सही तरीके से थोड़ा धैर्य करके, देखो क्लासेस आपकी के हिसाब से आएंगी, थोड़ा धैर्य करके अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो आप यकीन करिए कि आपको मैं अंग्रेज़ी बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, सिखा दूंगा, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप जो सेंट्रल लेवल की परीक्षा, सेंट्रल लेवल की परीक्षा को बहुत आराम तरीके से आप क्रैक करने के जो के हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी बात हम लोग आज की क्लासेस खत्म कर रहे हैं। अपने नेत्रों को बंद करें और भगवान का स्मरण कर लें। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।